ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और वक्त है एबीपी रिपोर्ट का और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सबसे पहले बात करते हैं पानी थी देश की राजधानी दिल्ली की और बीती रात जोरदार बारिश ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी कोहराम मचाया है और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों को भी तरबतर कर दिया है। जगह जगह जल भराव ने सिस्टम के तमाम दावों को धोकर रख दिया और ये तस्वीर आज भी नजर आ सकती है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की। कल शाम से ये बारिश शुरू हुई और उसके बाद देर रात तक ये बारिश होती रही। कहा जा रहा है कि इस बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली हो या फिर एनसीआर, बीती रात जिस तरीके से घंटों तक बारिश हुई है उससे पूरी दिल्ली तरबतर हो गई और पूरी दिल्ली का जो हाल है वो बेहाल हो गया। गुरुग्राम में भी बीती रात बारिश से हाल बेहाल हो गया है और जिस तरह से बारिश हुई है उसको लेकर के कयास ये है कि अभी ये पूरे हफ्ते बारिश हो सकती है, जिसका मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। शालीमार बाग से लेकर उत्तरी दिल्ली तक एक ही तस्वीर देखने को मिली है। जल भराव से लोगों की मुश्किल में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली में ड्रेनेज के सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। कुछ ही देर की बारिश में सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। सीएम रेखा गुप्ता के इलाके शालीमार बाग की ये तस्वीरें फिक्र बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि 2 घंटे की बारिश में ही बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया और लोग पानी बाहर निकालने की मशक्कत करते दिखे। सड़कों पर घुटने भर पानी के बीच गाड़ियां दौड़ती दिखी। ये हालत तो आपके सामने है। 2 घंटे की बारिश में ये हालत है शालीमार गाँव की। अगर यहाँ 6 घंटे बारिश हो गई तो क्या हालत होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ निकलना। हर बारिश में, हर सीजन में यही बारिश का हाल है यहाँ। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तो हालात हद से ज्यादा खराब दिखे। कुछ देर की बारिश में अंडरपास पानी से लबालब भर गया, जिसे पार करने की कोशिश कर रहा एक बाइक सवार रास्ते में फंस गया। गनीमत रही कि इसने बीच में ही वापस लौटने का फैसला ले लिया। वहीं अंडरपास में ही एक कार भी फंस गई। कार सवारों को लगा था कि वो भरे पानी के बीच से आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन अंडरपास के बीच में ये कार पानी में फंस गई। गाड़ी बंद पड़ी तो लोगों को धक्का देकर इसे बाहर निकालना पड़ा। और मॉनसून की पहली बारिश ने दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। शालीमार बाग से लेकर उत्तरी दिल्ली तक एक ही तस्वीर देखने को मिली है। जल भराव से लोगों की मुश्किलों में बड़ा इजाफा हुआ है। देखिए, दिल्ली के महिपालपुर में बीती शाम से जारी बारिश ने हालात खराब कर दिए। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और लोगों को इसकी वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ी। हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा देखने को मिला और सड़क पर इसकी वजह से जाम के हालात भी बन गए। मानसून की पहली बारिश में हालात इस कदर खराब होने से लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला, जिन्हें बारिश और जाम की दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर, मेरे को कम से कम डेढ़ घंटे से ऊपर हो चुका है और मेरी बाइक की टंकी तक पानी के अंदर से निकल के आया हूँ। वाटर लॉकिंग मैंने दिल्ली में इस तरीके की पहले भी हुई है, बहुत पहले, बट इस बार तो मुझे बहुत ही जरूरत से ज्यादा लग रहा है कि मतलब कोई काम मुझे नहीं लगता कि होता हुआ है। धौला कुआं इलाके में भी बारिश के बाद जल जमाव की मुसीबत से लोगों को दो चार होना पड़ा। थोड़ी देर की बारिश ने सारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। गाड़ियां घुटने भर पानी के बीच दौड़ती दिखी तो गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिखा। मानसून की पहली बारिश में राजधानी पूरी तरह पानी दिखाई दी। ये तो हाल दिल्ली का था, लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तो हालत और भी खराब दिखे। बारिश के बाद सड़क पर समंदर उमड़ता नजर आया। गाड़ियां तो दूर, यहां पर लोगों को पैदल चलने में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। देखिए तस्वीर। ये तस्वीरें उस साइबर सिटी गुरुग्राम की जिसे नजीर के तौर पर पेश किया जाता है, जहां पहली मानसून की बारिश के बाद सड़क पर समंदर उमड़ता दिखा। कुछ ही देर की बारिश के बाद हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा देखने को मिला। थोड़ी देर की बारिश ने लोगों की सांसें अटका दी। हर तरफ हालात पानी दिखाई दिए। सड़क पर निकले लोग बारिश के बाद का मंजर देखने के बाद घबरा गए। देखते ही देखते पानी लोगों की कमर के ऊपर तक पहुंच गया। पुलिस के बैरिकेड्स हों या फिर सड़क पर चलती गाड़ियां, सब कुछ पानी के आगोश में दिखा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया तो कई गाड़ियां पानी के बीच फंसकर बंद हो गईं और लोग इसे धक्का लगाते दिखे। गुरुग्राम में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामों की सारी पोल खोल कर रख दी। ट्रैक्टर के पास से गुजर रही इस महिला की तस्वीर देखिए।
जिससे आपको भी साफ हो जाएगा कि गुरुग्राम में बारिश के पानी से किस तरह अफरा तफरी मची दिखी। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा हो गया है, जिसके सारे दावों की पोल पहली बारिश ने खोल कर रख दी। तो सवाल प्रशासन पर खड़ा है, पोल पट्टी सरकार की खुल रही है कि आखिर बारिश का पानी ड्रेनेज सिस्टम से निकलता क्यों नहीं है। महाराष्ट्र में मानसून की बारिश ने हालात खराब कर दिए। नासिक और नागपुर में बारिश के बाद हर तरफ पानी का कब्जा दिखा। जलभराव से लोगों की मुश्किलों में इजाफा होता नजर आया है। देखिए ये तस्वीरें नासिक के साप्ताहिक बाजार की, जहां बारिश की वजह से उफनाई गोदावरी नदी का पानी बाजार में दाखिल हुआ तो हड़कंप मच गया। बाजार में सब्जियां और दूसरे सामान बेचने वाले दुकानदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदारों के सब्जियां पानी के तेज बहाव के साथ बह गईं, तो बहुत सारे दुकानदार अपना सामान समेटकर वापस जाते दिखे। गोदावरी नदी के उफनाए पानी को देखने के बाद ग्राहक और दुकानदार सब खौफजदा दिखे, जिसके बाद काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। नागपुर में भी ऐसा लगा मानो पानी की शक्ल में आसमान से आफत बरसी हो, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नरेंद्र नगर में सड़कें डूब गई। मोहल्ले में जितने भी घर थे वो सभी बाढ़ में डूबे नजर आए। यहाँ का नजारा ऐसा लग रहा था जैसे घर किसी नदी के ऊपर बने हो, क्योंकि जहाँ तक नजर जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। मूसलाधार बारिश ने नागपुर के कई इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बताया गया कि जो लोग इन घरों में फंसे थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। और एमपी के विदिशा और यूपी के मुजफ्फरनगर में भी बारिश के बाद हालात खराब नजर आई। कुछ ही देर की बारिश में शहर की सड़कें लबालब नजर आई और हालात अस्त व्यस्त नजर आए। देखिए मध्य प्रदेश के विदिशा में मानसून और आफत ने एक साथ दस्तक दी। कुछ देर की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें पानी के बीच गुम हो गई। मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक पानी का कब्जा दिखा और इसकी वजह से लोग हैरान परेशान दिखाई दिए। घुटने भर पानी के बीच लोग घरों से कहीं आते जाते नजर आए। बारिश की वजह से हुए जल भराव के बाद गलियों में सन्नाटा पसरा दिखा और लोग घरों में कैद दिखे। बारिश का पानी इतनी तेजी से जमा हुआ कि अब लोगों को ये पानी घरों में घुसने का डर सता रहा है। शहर की सड़कें चौराहे हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कुछ देर की बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया और गाड़ियां इस पानी के बीच से गुजरती दिखी। शहर के मुख्य चौराहों को भी पानी ने अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें पेश आई। मानसून की पहली बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोल कर रख दी है, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। और मध्य प्रदेश के कटनी में गांव में हुए जलभराव से नाराज ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ उनकी जमकर नोकझोंक भी हुई। लोगों की माने तो प्रशासन उनकी परेशानी का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। देखिए बडवारा इलाके के काटी मुहास गांव में ये अफरा तफरी तब मची दिखी जब ग्रामीणों ने जल जमाव से परेशान होकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसने जाम खुलवाने की कोशिश की तो ग्रामीणों की इनके साथ झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वो पिछले लंबे वक्त से गांव में हुए जल जमाव को लेकर प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये रोड में पानी भर रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, यहाँ आके खेलते हैं और डूब जाए मर जाते, इसकी जवाबदारी क्या है? इसलिए हम वो रास्ता बंद कर रहे थे कि एसडीएम सर आए तो हमारा निर्णय करे। तो हम ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें लगा था कि एसडीएम आएंगे तो उनकी समस्या खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचने के बाद इन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। हम खड़े रहे हैं तो हमको पकड़ के बंद कर दिया गया। कहाँ बंद कर दिया? मारे हैं, बंद कर दिए गए, कोई नहीं था घर में। ग्रामीणों की नाराजगी की वजह से काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन ने जाम खुलवा लिया। और अब बात कुदरत के कहर की। महाराष्ट्र के नांदुरबार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पर्यटक वाटरफॉल में फंस गए। पर्यटक वाटरफॉल का लुत्फ उठा रहे थे, तभी पानी का तेज जो स्तर है वो आगे बढ़ने लगा। देखिए जिसकी वजह से वाटरफॉल में नहा रहे पर्यटक वहां फंस गए। झरने के दोनों तरफ पर्यटक फंसे हुए थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। गांव वालों ने झरने के बीच में सपोर्ट के लिए एक बांस लगा दिया और फिर इस बांस के सहारे पर्यटकों को निकालना शुरू किया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जब काली शर्ट पहने एक युवक उफनाए झरने के एक छोर से दूसरे छोर आने लगा तो वो पानी में बहने लगा। हालांकि लोगों ने उसे बचा लिया।
इसके बाद सफेद रंग की टी शर्ट पहने एक बच्चे ने भी जब झरना पार करने की कोशिश की तो वो भी बहते बहते बाल बाल बचा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी सैलाब के सामने ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो तो गनीमत रही कि गांव वाले मौके पर आ गए और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया। और मानसून की बारिश से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी बेहाल दिख रही है। यहां उफनाए नालों को पार करने के दौरान 2 बाइक सवारों की जिंदगी बाल बाल बच गई। देखिए, देहरादून के सहसपुर चोरखाले में उफनाए नाले को पार करने की कोशिश एक व्यक्ति की जिंदगी पर भारी पड़ती दिखी। वो गया, आदमी भी गया, दूसरा वो गया, आदमी गया, वो आदमी साथ ही के साथ ये व्यक्ति बाइक से उफनाए नाले को पार कर रहा था, लेकिन इनकी बाइक नाले के तेज बहाव में बह गई, जिसके बाद इसके साथ मौजूद व्यक्ति तो पानी के बहाव को पार कर निकल आया, लेकिन ये व्यक्ति नाले के तेज बहाव के बीच फंस गया और पानी का बहाव इसे बहा कर ले गया। वहीं नाले की दूसरी ओर खड़ी गाड़ी में कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया, जिसमें साफ दिख रहा है कि उफनाए नाले को पार करने की कोशिश में इस व्यक्ति की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। हालांकि गनीमत रही कि नाले में आगे इस व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से ये रुक गया और इसके बाद किसी तरह से ये उफनाए नाले से बाहर आया। ये तस्वीर हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से तबाही की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मंडी के पांडवशिला में एक लग्जरी कार बाढ़ में बह गई। कार का जो वीडियो सामने आया है उसमें कार नदी किनारे मलबे में फंसी दिखाई पड़ी। देखिए, और वीडियो में दिखा कि सफेद रंग की कार नदी में लटकी हुई थी। कार के आगे का हिस्सा झुका हुआ था। बताया गया कि कार मालिक ने हाल ही में नई कार ली थी और नदी में जब बाढ़ आई तो घर के बाहर खड़ी कार भी बाढ़ के साथ बह गई। पास में ही एक और कार सैलाब में फंसी दिखाई दी, जिसे निकालने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। वहीं बाढ़ और बारिश से मंडी में कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। और यूपी की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक अधिकारी की महिला से घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने इस दौरान महिला का गला भी रेत दिया, जिससे वो गंभीर तौर से घायल हो गई। इंदिरा नगर के भूतनाथ मार्केट के पास यही वो घर है जहां पर बदमाशों ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये घर हरीश पांडे का है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश एसी मैकेनिक बनकर घर पहुंचे, महिला के साथ लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर महिला पर चाकू से हमला किया, महिला का गला धारदार हथियार से रेत दिया, चाकू दिखाकर महिला के गहने लूट लिए। महिला के बेटों को आता देख लुटेरे मौके से फरार हो गए। तो कहें एसी सर्विस की कंप्लेंट आई थी, ठीक है, तो वो कहें कि नहीं ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं गई है। हाँ, दरवाजा बंद करके जैसे मुड़ने खोई तैसे जो है, हाँ, उनके मुंह को जो है पीछे से जो है पकड़ लिया गया और गले को किसी धारदार हथियार से रेत दिया गया। भूतनाथ मार्केट जैसे पौष इलाके में दिन दहाड़े हुई वारदात से हड़कंप मच गया है। पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हालांकि आसपास सीसीटीवी न होने की वजह से पुलिस को इसमें काफी दिक्कत पेश आ रही है। वहीं महिला को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों और स्पाइस जेट के कर्मचारी से नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि पहले तो श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट लेट थी और फिर उसे रद्द ही कर दिया गया, और इसके बीच में एयरवेज के कर्मचारी ने इनके साथ बदतमीजी भी की। देखिए, ये सभी यात्री श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG 8609 से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर लगेज की चेक इन के दौरान ही इन्हें बताया गया कि फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद इनका गुस्सा भड़क गया। वहीं लोगों का आरोप है कि इस दौरान स्पाइस जेट के कर्मचारी ने इनके साथ बदसलूकी की, जिसकी वजह से इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने इस दौरान एयरपोर्ट के भीतर ही नारेबाजी भी शुरू कर दी और स्पाइस जेट के आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज हम बाबा बर्फानी के दर्शन करके श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचने पे स्पाइस जेट के जो कर्मचारी हैं, जिस वक्त हम अपने बैग और लगेज चेक करा रहे थे, उस समय से उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू करी थी और अभी तक
अब फ्लाइट कैंसिल होने के बावजूद भी इनकी बदतमीजियां खत्म नहीं हुई हैं। वो ये भी कहने के बाद हो गया कि आप करने क्या आते हो यहाँ पर, और उसका नाम था नदीम। और मुंबई में कुछ दिन पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि अब इस मामले में पुलिस ने एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है, जिन पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ब्लैकमेल करने का आरोप था। देखिए, सफेद टी शर्ट और लाल रंग की लोअर में दिख रही इस लड़की का नाम सबा कुरैशी है और इसके पीछे जो लड़का नजर आ रहा है उसका नाम राहुल परवानी है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सांता क्रूज के यशवंत नगर में रहने वाले 32 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने दोस्त राज मोरे का प्राइवेट वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। दावा है कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर राज मोरे ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राज के परिवार का कहना है कि इन दोनों ने राज के प्राइवेट वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी और 1.5 साल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की थी, जिसके चलते राज मानसिक तनाव में था। और चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो आपको हैरान परेशान करने वाली हैं। गोरखपुर में बहू ने अपनी सास की बेरहमी से पिटाई की है। अब बुजुर्ग और बीमार सास का पीजीआई लखनऊ में इलाज चल रहा है। ससुर ने अपनी बहू के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। देखिए, मारपीट का वीडियो सामने आया। इस पे दिख रहा है कि बहू अपनी बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई कर रही है। बहू ने सास के चेहरे और आंख पर बुरी तरह हमला किया। सास के बाल पकड़कर घसीटा। बहू की पिटाई से सास बुरी तरह घायल हो गई। वो फर्श पर गिर पड़ी। हमारा झोटा पकड़ के और दिवाली में लड़ा मोबाइल से खूब मारी। सब इतना बड़ा गुटका निकला था और उसके बाद उसी मोबाइल से हमारे आँख पर, दोनों आँख में लेंस पहले लगी थी। मारपीट में बुजुर्ग सास को गंभीर चोटें आई। बीमार होने की वजह से उन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराना पड़ा। और बिहार में वोटर लिस्ट की जांच और सुधार पर छिड़े घमासान के बीच आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चर्चा होगी। देखिए, सुनवाई दोपहर 12 बजे के करीब शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग के SIR यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन अभियान को लेकर कुल 11 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं, जिनमें ज्यादातर याचिकाओं में चुनाव आयोग की इस कार्यवाही का विरोध किया गया है और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जोय माल्या बागची की बेंच में सुनवाई की लिस्ट में लगी याचिकाओं में 2 याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वोटर लिस्ट में जांच सुधार का समर्थन किया गया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग भी अपना पक्ष रख सकता है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है, चुनाव आयोग भारत के मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सही मतदाता सूची अनिवार्य है। बिहार के मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी के परिणाम स्वरूप अब तक 57.48% गणना फॉर्म इकट्ठा हो गए हैं। अभी भी 16 दिन शेष हैं। बाकी बचे फॉर्म 25 जुलाई की डेडलाइन से पहले जमा कर लेंगे। और बिहार बंद को सफल कराने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया। पटना में खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला था, लेकिन जिस ट्रक में सवार होकर दोनों ही नेता मौजूद थे, उसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार नहीं चढ़ पाए। देखिए ऐसा क्यों हुआ। चुनाव आयोग पर यह हमला तेजस्वी यादव ने कल यानी बुधवार को किया। बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी के साथ वो पटना की सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी ने भी वोटों की चोरी का इल्जाम लगाया। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। तो आपने देखा कि कैसे एक तरफ
कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ट्रक पर सवार होकर के लोगों को संबोधित कर रहे थे, अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे, जो कि चुनाव आयोग के बिहार में वहां पर उनको जाना था, उन दफ्तर के सामने, लेकिन जा नहीं पाए। लेकिन इसी बीच अब ये भी खबर है कि किस तरीके से उस ट्रक के ऊपर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव नहीं चढ़ पाए या उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसी बीच कल महागठबंधन के बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव को लेकर के ये विवाद, क्योंकि वो ट्रक पे नहीं चढ़ पाए, सुबह सवेरे पटना के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे, रेल ट्रैक के आगे झंडा लेकर खड़े थे, वो कह रहे थे कि हम समर्थन देते हैं जिस तरीके से ये वोटर लिस्ट में पुनर्निरीक्षण का काम किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए क्या कुछ हुआ है। वीडियो में नजर आया कि महागठबंधन के कई नेता ट्रक पर चढ़ रहे थे, तभी पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया। पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं देने पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है, वो जल्द ही पप्पू यादव से मिल सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जनता के लिए जहर भी पीना पड़े तो वो पी लेंगे। जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता, एक बार नहीं 1 लाख बार भी अपमानित होना मंजूर है। पप्पू यादव कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी इस बहाने विपक्षी एकता पर सवाल उठा रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि जिस तरह से पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी से धक्के मारकर उतारा गया, वो दृश्य काफी है ये समझने के लिए कि विपक्षी खेमे में उनकी औकात क्या है। ये है वो तथाकथित महागठबंधन जहां अपमान, उपेक्षा और दिखावा ही असली पहचान है। पप्पू यादव की तरह कन्हैया कुमार को भी मंच पर जाने नहीं दिया गया। अमित मालवीय ने उन पर भी निशाना साधा है, लिखा है कन्हैया कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं, इसीलिए अपमान सहना अब उनकी आदत बन चुकी होगी। और बिहार बंद के नाम पर हाजीपुर से आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडई की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर आरजेडी कार्यकर्ताओं पर बीच सड़क पर एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगा है, तो एक दुकानदार को जबरन दुकान के अंदर करने का भी आरोप लगा है। देखिए, ये 2 तस्वीरें बिहार के हाजीपुर जिले की है, जहां पर बिहार बंद के नाम पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई। पहली तस्वीर में एक महिला स्कूटी पर सवार दिख रही है, जो जब वहां पहुंची जहां पर आरजेडी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके साथ बदसलूकी की गई। आरजेडी कार्यकर्ता तेज आवाज में महिला को चिढ़ाते दिखे, जिसके बाद महिला को वहां से लौटना पड़ा। तो दूसरी तस्वीर में एक दुकानदार अपनी ही दुकान में बंद दिख रहा है। आरोप है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इससे जबरन दुकान बंद करने को कहा था, लेकिन जब ये तैयार नहीं हुआ तो इससे जबरन ही इसकी दुकान में कई घंटों तक बंद रखा गया। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर जिस तरह का बर्ताव आरजेडी के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया, उसे लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। खासतौर से जिस तरह से चौराहे पर महिला के साथ बदसलूकी की गई, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार बंद के नाम पर आरजेडी कार्यकर्ता जमकर हंगामा करते दिखे, कहीं टायर जलाकर उपद्रव किया तो कहीं रास्ता रोककर सरेआम क्रिकेट खेलते दिखे, जिससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर है जिसमें एबीपी न्यूज का असर हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए 60 लाख रुपए के खर्चे से जो सरकारी बंगला संवारा जा रहा था, उसका टेंडर रद्द हो गया। देखिए, पीडब्ल्यूडी ने सीएम रेखा गुप्ता के बंगले के रिनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला। 2 जुलाई को ये खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने जनहित में दिखाई थी, और खबर का असर ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी ने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री आवास का ये टेंडर प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए रद्द किया है। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता दिलाने में केजरीवाल के शीश महल का बड़ा रोल था, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता के बंगले की बात आते ही आम आदमी पार्टी इसे माया महल कहकर हमलावर हो गई, क्योंकि टेंडर के मुताबिक बंगले में 9,30,000 के 5 टीवी सेट, 7,70,000 के 14 एसी, 5,74,000 के 14 सीसीटीवी कैमरे, 2 लाख का पावर बैकअप यूपीएस सिस्टम, 1,80,000 के 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन, 91,000 के 6 गीजर लगाए जाने थे, 77,000 की वॉशिंग मशीन खरीदी जानी थी, 6 लाख के लैंप, लाइट और झूमर लगने थे। लेकिन शीश महल की तरह माया महल भी मुद्दा न बन जाए, इसीलिए अब टेंडर ही रोक लिया गया। बात प्रधानमंत्री मोदी के उनके 5 देशों के सफल दौरे की, जो कि संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे के बाद थोड़ी ही देर में भारत लौटने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का सबसे लंबा विदेश दौरा था, और उसके आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया पहुंचे थे। आपको बता दें, यहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इससे पहले वो घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील गए थे। कल दौरे के आखिरी दिन जब वो नामीबिया पहुंचे तो वहां भी जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का किया गया। साथ ही नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से भी प्रधानमंत्री को नवाजा गया। देखिए,
खुद नमीबिया के राष्ट्रपति पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंची। इस दौरान पारंपरिक नृत्य पेश किया गया और पीएम मोदी ने भी स्थानीय कलाकारों के साथ ढोल बजाया। होटल में भी पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे। हर कोई पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब था। पीएम मोदी सभी से मिले और सबका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी स्टेट हाउस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी को नमीबिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से नवाजा गया। पीएम मोदी ने आभार जताया और सम्मान को दोनों देशों की दोस्ती को समर्पित किया। नामीबिया विश्व के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर्स में से है और भारत सबसे बड़ी डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री। हमारी साझेदारी भी इन्हीं हीरों की तरह जगमगाती रहेगी। तो 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री का संपन्न हुआ और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भारत भी लौट आएंगे। लेकिन इसी के साथ 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस बार भारत का मान बढ़ाया है, प्रधानमंत्री को दिया गया है, जिससे भारत का मान भी बढ़ा है। आपको बता दें 3 जुलाई को घाना ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का अवार्ड भी दिया गया भारत को। साथ ही 4 जुलाई को त्रिनिदाद एंड टोबैगो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही 8 जुलाई की अगर बात करें तो ब्राजील ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये सम्मान भी भारत को दिया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री का सबसे लंबा दौरा विदेश का ये रहा है, जिसमें 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। और ऐसे में आज थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भारत वापस लौट आएंगे। लेकिन इन 5 देशों के दौरे में प्रधानमंत्री और भारत को कैसे सम्मानित किया वो हम आपको बता रहे हैं। 9 जुलाई को नामीबिया ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, जिसे सर्वोच्च सम्मान नामीबिया का माना जाता है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये 27वां इंटरनेशनल अवार्ड है। प्रधानमंत्री ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मोदी के नारों की गूंज के बीच नमीबिया की संसद में सांसदों ने तालियां बजाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। संबोधन में पीएम मोदी ने नमीबिया को विश्वसनीय साझेदार बताया, लोकतंत्र की ताकत और भारत के संविधान की शक्ति की बात की। ये भारत का संविधान है, जिसके कारण एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति है। ये संविधान की ही ताकत है, जिसके कारण मुझ जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास संविधान की गारंटी है। और ये जो मामला है कैंटीन में विधायक की गुंडागर्दी का मामला महाराष्ट्र विधान परिषद तक भी पहुंच गया है। विपक्ष ने आरोपी विधायक के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है, तो वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी उचित कार्यवाही का पूरा भरोसा दिया है। देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के एमएलसी अनिल परब ने मामला विधान परिषद में उठाया। जल्द से जल्द बिना देर किए शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीएम फडणवीस ने भी कॅन्टीन कांड पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कर्मचाऱ्यांना अक्षरशः बॉक्सिंग स्टाईलने मारतोय, त्याला निलंबित करा। मी देखील त्याची माहिती घेतली आणि तो व्हिडिओ मी देखील स्वतः बघितलेला आहे आणि निश्चितच अशा प्रकारचं वर्तन हे आपल्या कोणाही करता भूषणावं नाही। पण आणि माननीय अध्यक्ष या दोघांनी याचा कॉग्निझन्स घ्यावा आणि या संदर्भात काय पुढील कारवाई करायची ते आपण करावी। आरोपी विधायक संजय गायकवाड़ शिवसेना शिंदे गुट के हैं, लिहाजा सवाल एकनाथ शिंदे से भी पूछे गए तो शिंदे ने भी गायकवाड़ की हरकत को गलत करार दिया। गुस्से में आकर वो मारपीट की है, उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा और हम लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, तो हमारी जिम्मेदारी है कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास
अधिकार हैं। तो अगर जिधर गलत होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मारपीट करना ये उचित नहीं है। और महाराष्ट्र में जारी भाषाई विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक और भाषाई भाषण सुर्खियों में, जिसकी शुरुआत उन्होंने अंग्रेजी से की और फिर पूरा भाषण मराठी में दिया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया ये भी समझाया, देखिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। पहले एक वक्ता ने हिंदी में बात रखी, फिर दूसरे ने अंग्रेजी में। उसके बाद फडणवीस बोले, If I speak in English, my thoughts and views will reach you. If I speak in Hindi, along with you, it will reach the newspapers. But if I speak in Marathi, all these my media friends who are here will directly telecast my speech and it will reach the entire Maharashtra. इसके बाद फडणवीस ने अपना पूरा भाषण मराठी में दिया। इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी भाषा विवाद पर बयान दिया। कहा, विरोध किसी भाषा का नहीं बल्कि भाषा थोपणे का है। मराठी माणूस तर एकवटलेला आहेच। आमचं म्हणणं परत परत सांगतोय की कोणत्या भाषेला विरोध नाही, पण सक्तीला विरोध आहे। सर्व जनतेची काळजी घ्यायला पाहिजे। कोणतीही भाषिक दादागिरी आमच्यावरती होता कामा नये। और यूपी में जेपी निक को लेकर योगी सरकार समाजवादी पार्टी के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने फिर कहा कि वो जेपी निक को खरीदना चाहती है, देखिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जेपीएनआईसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ये जो लूट थी ये कहां जा रही थी? ये वही लोग हैं जो उपदेश दे रहे हैं। राजनीति में जिन्होंने मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने की वकालत की, परिवारवाद की मुखालफत की, उस जेपी के नाम पर, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया था, इन लोगों ने ऐसे सरदेय जयप्रकाश जी को भी बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी और योगी सरकार पर पलटवार किया। जेपीएनआईसी को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बेचने का प्रयास कर रही है। इससे सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक धरोहर को, राजनीतिक धरोहर को और सांस्कृतिक धरोहर को खत्म करने का प्रयास कर रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल पाएगा या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोबेल पुरस्कार के लिए दावा जरूर ठोक दिया है, देखिए। केजरीवाल का तर्क है कि उन्होंने एलजी के रहते हुए दिल्ली में इतने सारे काम करा दिए जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली। उधर बीजेपी भी केजरीवाल की मांग का समर्थन कर रही है, लेकिन वजह दूसरी है। उनको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है अगर उस लिस्ट में, उस कैटेगरी में करप्शन हो, इनएफिशिएंसी हो, अनार्किज्म हो, तो केजरीवाल इन सब दावेदारों के लिए नोबेल पुरस्कार ले सकते हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल ने जिस तरह एक बोतल पर एक बोतल फ्री शराब दी, उसके लिए उन्हें नोबेल दिलवाया जाना चाहिए और इस पर विधानसभा में भी प्रस्ताव पास किया जाएगा। देखिए, नेता जब विपक्ष में होते हैं तो ना जाने कितने बड़े बड़े वादे करते हैं और दावे करते हैं, लेकिन यही नेताजी जब सत्ता में आते हैं तो सच स्वीकारना इनकी मजबूरी बन जाती है। आज मध्य प्रदेश के मंत्री का एक बयान खूब वायरल हुआ है, देखिए। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि गड्ढों से मुक्ति का सपना जनता को छोड़ देना चाहिए। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब ये है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में गड्ढा मुक्त सड़क की तकनीक अभी तक पैदा ही नहीं हुई। मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है।
एक वक्त था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताते थे और अब पीडब्ल्यूडी मंत्री के ऐसे बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। माननीय राकेश भैया, ये गड्ढे तो रहेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा ना तो पूरी भाजपा इन खड्डों में दफन मिलेगी यार। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जब तक सत्ता में नहीं रहती सिर्फ तब तक ही बड़ी बड़ी बातें करती है। चलिए अब बात करते हैं मौत के उस रास्ते की जिस पर चल रहे 13 लोगों की जिंदगी आज एक झटके में खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं गुजरात के वडोदरा जिले के उस पुल की जिसके बीच का एक हिस्सा कल अचानक टूट गया। महिसागर नदी में वो पुल गिर गया। जिस वक्त पुल का हिस्सा गिरा उस वक्त कई गाड़ियां उस पर चलकर दूसरी तरफ जा रही थी। पुल गिरने के बाद गाड़ियां नदी में समा गई। इसमें 2 ट्रक और 2 कार और एक ऑटो रिक्शा शामिल है, जबकि एक बड़ा सा टैंकर टूटे पुल पर लटकता नजर आया। देखिए, ये ऐसा बुरा सपना है, ऐसी दुर्घटना है जिसे कोई अपने दुश्मन के साथ भी होता नहीं देख सकता। गुलाबी साड़ी वाली ये महिला उन बदनसीब लोगों में थी जिनकी गाड़ी पुल से नीचे गिरी। ड्रोन वीडियो में पुल का एक बड़ा हिस्सा गायब दिखा और उसके नीचे गाड़ियों का ढेर। ये वीडियो उस वक्त का है जब हादसे के बाद गाड़ियां नीचे फंसी हुई थी। हादसे के वक्त पुल के उस हिस्से से 2 ट्रक, 2 कार, एक ऑटो रिक्शा गुजर रहा था। पुल गिरा तो ये सभी गाड़ियां नदी में गिर गई। पुल के 2 टुकड़े होने के बाद उसने कई जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन वडोदरा के उस पुल से गुजर रहा एक ऐसा टैंकर भी था जिसके ड्राइवर की किस्मत बहुत अच्छी थी। ड्राइवर ने बिल्कुल सही समय पर ब्रेक लगाया और अपने टैंकर को नदी में गिरने से बचा लिया। पुल पर लटके इस टैंकर को देखकर आप भी वडोदरा में हुए इस खौफनाक हादसे को महसूस कर पाएंगे। देखिए, टूटे हुए पुल में फंसे ट्रक की इस तस्वीर ने गुजरात के विकास के दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए। वो गुजरात जिसके डेवलपमेंट मॉडल ने दुनिया भर में भारत की साख बनाई, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभाता है, उसी गुजरात में 40 साल पुराने टूटे हुए पुल में फंसा ट्रक सिस्टम पर उठे सवालों का बोझ ढोता दिख रहा है। यहाँ एक ट्रक तो आप देख सकते हैं, जो ट्रक है अभी भी वहाँ पर जो उस तरह से लुढ़का है कि कभी भी गिर सकता है। पुल के एक छोर के करीब मौजूद ट्रक किसी तरह खुद को बचाए खड़ा था और अधिकारी उसके पास जाकर मुआयना कर रहे थे। हादसे वाली जगह का मंजर ऐसा था कि ऊपर ट्रक पुल में फंसा था और नीचे नदी में गिरे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। पुल पर फंसे ट्रक को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रक की हालत वाकई ऐसी थी कि अगर पुल में थोड़ी सी दरार और आ जाए तो ये ट्रक भी बाकी गाड़ियों की तरह नीचे गिर जाएगा। और ये सिस्टम की अनदेखी है, भ्रष्टाचार है। सिस्टम की अनदेखी से गुजरात में बड़ा हादसा हुआ, लेकिन गुजरात के आम लोगों ने आज दिल जीत लिया। ये बात सही है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ने वाले अधिकारी हादसे की खबर मिलने के बाद पहुंचे, लेकिन उनके आने से पहले ही वडोदरा के पादरा इलाके के लोग देवदूत बनकर हादसे वाली जगह पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने नदी में गिरे लोगों को जिस तरह से बचाया, उनकी मदद की, उसकी तस्वीरें देखकर आपकी आंखें भी नम हो सकती हैं। देखिए, पुल से नीचे गिरी कार में मौजूद लोगों को बाहर निकालने के लिए पूरा गांव टूट पड़ा। पानी के बीच सबने पहले तो गाड़ी पलटाई, इसके बाद गांव के लोगों ने खुद ही रेस्क्यू करना शुरू किया। पानी में फंसे लोगों को निकालने के बाद उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाया गया। गाँव वालों की ये मेहनत रंग लाई, उनकी वजह से कई लोगों की जान बच पाई। वडोदरा में नदी के पानी में रस्सी की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश हुई और आप देख सकते हैं कि पानी इतना भारी है, बहाव इतना ज्यादा है, फिर भी यहाँ रेस्क्यू की कामगिरी हो रही है। एक ट्रक है, आप देख सकते हो। पुल से नीचे गिरने के बाद एक तरफ गाड़ियां नदी में डूबती जा रही थी, तो दूसरी ओर एनडीआरएफ और दूसरी रेस्क्यू की टीमें उन गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश में लगी थी। ट्रक के हर कोने में रस्सी लगाकर उसे किसी तरह पानी से निकालने की जद्दोजहद हो रही थी। और अपनी आंखों के सामने 12 लोगों को लापरवाही की वजह से दम तोड़ते देख स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिस जगह पर पुल गिरा वहां के लोगों ने सरकार और सिस्टम पर कड़े और बड़े सवाल उठाए। देखिए, लोगों का आरोप था कि 40 साल पुराने पुल की जर्जर हालत जानकर भी अधिकारियों ने मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की। मात्र जो ब्रिज पे खड्डे थे वही खड्डे पुरवाए, जो उसका नीचे वाला स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर इन्होंने रिपेयरिंग नहीं करवाया। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाने वालों में कांग्रेस के पूर्व विधायक भी शामिल थे।
उन्होंने तो पिछली बार गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नितिन भाई पटेल जो मार्ग मकान विभाग थे, डेप्यूटी सीएम थे, उनको बार बार रजूआतें यहाँ पे हमने की थी कि ब्रिज तात्कालिक दौरान अभी भारदारी वाहनों के जो लोडेल वाहन हैं उनके लिए ब्रिज बंद कर दिया जाए। स्थानीय नेताओं की मांग को दरकिनार करते हुए प्रशासन ने पुल को चालू रखा। यहाँ तक कि पुराने पुल की जर्जर हालत पर कई आवेदन भी दिए गए, लेकिन हर बार सिर्फ मरम्मत ही हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।